मैं डॉक्टर पीसी वर्मा, यूट्यूब प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के संदर्भ में जो मुख्यतः यूपीएससी जीएस इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, बीपीएससी जीएस इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर के परीक्षा में इकोनॉमी जीएस से जुड़ा हुआ है और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारे आम जीवन से भी जुड़ा हुआ है, और वो है जनसंख्या। कई विद्यार्थियों ने ये खबर भेजा है कि जनसंख्या नीति पर सर व्याख्यान दें। जनसंख्या नीति पर व्याख्यान जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जीवन के अंतर्गत बहुत सारी नीतियों का पालन करना पड़ रहा है, उसमें एक नीति है जनसंख्या की नीति। इस सरकार के अकेले चाहने से कुछ नहीं होगा। ये जो जनसंख्या को बढ़ाने वाले हैं उसको कहा जाता है कपल। तो ये कपल जो हैं, वर्तमान कपल जोड़े, उनके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। और अर्धविकसित देश, विकासशील देशों के संबंध में बात कर रहा हूँ। मैं विकसित देश के जनसंख्या के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि क्यों जनसंख्या वहाँ स्थिर हो गई और हमारे जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो घटी है, लेकिन अभी भी जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है अशिक्षा। अशिक्षा जो है वो जनसंख्या के अनुकूलतम आकार को निर्धारित करने में असफल रहता है। जनसंख्या के संदर्भ में कई बार किसी रिसर्च में हम लोग यूनिवर्सिटी में जाया करते थे जब लेक्चरर थे तब। अब तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो गए, उसके बाद 50 साल पढ़ने के बाद अवकाश प्राप्त कर लिए। तो जिस समय हम जाते थे रिसर्च करने के लिए और गांव में जाते थे सर्वे करने के लिए, तो जैसे ही उससे पूछे कि आप बताएं कि क्या जनसंख्या जो है एक समस्या है, तो जो गरीब परिवार का आदमी था जो हमारे क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए वहाँ बैठा हुआ था, स्वीकार किया था कि जवाब देंगे, गांव में तो भी डिफ़िकल्ट है देगा कि नहीं, तो बोला कि जनसंख्या मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। हम बोले कि जनसंख्या अगर आपका एक निश्चित संख्या नहीं फिक्स कीजिएगा तो वो उसको पढ़ाने में दिक्कत होगी, बेरोजगारी होगी। तो तुरंत हमको बोलता है, जो आदमी मूर्ख था और हमसे उम्र में ज़्यादा था, बोला कि शांत रहिए, हमारे मोहल्ले में जो है एक एमएससी पास है बेरोजगार है, एक बीए है वो बेरोजगार है, एक बीकॉम है वो बेरोजगार है, एक इंजीनियर है कहाँ से बेंगलोर से पढ़ के आया है वो भी बेरोजगार है। सो रोजगार का संबंध शिक्षा से नहीं है। तब हमको समझ में आया कि जिससे हम बात कर रहे हैं उसको मूर्ख समझ रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा विद्वान है, वो जीवन देखे हुआ है। वो हमको समझाया कि पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम इन ए पुअर फैमिली, पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम इन ए रिच फैमिली, पॉपुलेशन इज प्रॉब्लम फॉर इकोनॉमिस्ट लाइक यू, रिसर्चर यू लाइक यू। तो हम कहे कि ठीक है, इसको हमको समझाइए कि क्या कहना चाहते हैं। कहा कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे घर में नंबर ऑफ पीपल अधिक से अधिक हो। अगर वो 1000 कमा के भी लाएगा और हमारे घर में संख्या 5 है तो हमारे घर में 5000 आएगा। हम लोग टोटल में विश्वास करते हैं, न कि मार्जिनल में। हमको मार्जिनल का क्या मतलब हुआ? कहा कि अंतिम आदमी। हमारे यहाँ अंतिम आदमी को भी 1000 मिलता है, पहले आदमी को भी 1000 मिलता है। और 5 बच्चा अगर घर में है और गांव में ही काम करता है, अगल बगल करता है, तो 5000 घर में आ जाएगा। बहुत जो लोअर इनकम ग्रुप का है तो उसके बच्चे दूसरे घर में चाइल्ड लेबर का काम करते हैं,
तो वहाँ से भी वो कमा के ले आते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बच्चा जो है वो इनकम का स्रोत है। इसका अर्थ क्या हुआ? दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मार्जिनल नंबर दैट वन चाइल्ड बेटर एजुकेशन, दे इंटरेस्टेड इन total number of children. 5 children, 1000 into 5, 5000 after just 10 years. Child labor is legally prohibited, but normally all rich person would have 2 or 3 child labor in their house, either male or female. मर्द या औरत, बच्चा, ये धनवान के घरों में आप जाइएगा तो वो काम करते हुए नज़र आपको आएंगे। आज भी आप कहीं भी चले जाइए, हस्बैंड वाइफ अगर वर्किंग है तो उसका घर जो है वो एक लेडी के हाथ में है जो कि घर देखती है दिन भर, या एक जेंट्स के हाथ में जो घर देखता है दिन भर। तो इसलिए ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है कि हमारे देश में जब हम लोग आज़ादी प्राप्त किए उसके पहले 1921 ईस्वी में आज जैसे पैंडेमिक फैला हुआ है उस तरह से 1921 ईस्वी में भी पैंडेमिक हो गया था। 1921 ईस्वी में वर्ल्ड वार से लड़ करके और बहुत सारा जो वहाँ सिपाही रहता था, मिलिट्री का रहता था, वो सब लौट करके आया और बॉम्बे पोर्ट पर वो उतरा और उतर के वहाँ से वो फैल गया। तो बॉम्बे में जहाँ जहाँ वो गया वहाँ स्पेनिश इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैला दिया। जिस जहाज़ से सैनिक हमारे युद्ध से लड़ के लौटे थे उस जहाज़ में बहुत सारे सैनिक जो थे वो पैंडेमिक शिकार थे, और वो पैंडेमिक था स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक। बहुत सारे लोग मरे थे, जैसे आज पैंडेमिक फैला हुआ है कोरोना पैंडेमिक, उस तरह से इन्फ्लुएंजा स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक 1921 में फैला, और इस कारण से बहुत सारे लोग हमारे यहाँ मर गए। आंकड़ा देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा, करोड़ में। और उस समय जब पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक जो बॉम्बे में फैला तो स्पेनिश वर्ड जो है लोग भूल गया और उसकी जगह पर केवल बोलने लगा बॉम्बे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक या बॉम्बे इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक। पूरे बॉम्बे में फैल गया। और जैसा एक जगह पढ़ने में हमको मिला कि महात्मा गांधी भी बीमार पड़ गए। सब जगह प्रार्थना सभा होने लगा, लोग को डर हो गया कि उनको भी हो गया इन्फ्लुएंजा। बीमारी उनकी जो 1 महीना में ठीक हो गई और वो बच गए 1921 में। और बहुत सारे उनके जो सहयोगी थे उन लोगों को हो गया। और जून का महीना था 1921, तो 1920 से 21 के बीच का पीरियड में ये है 1920 तो 21 में उसका नज़र आया। तो 1920 अभी क्या है, अभी 2020 है। तो वही कहता है कि 100 ईयर्स का जो अब देख रहे हैं कि 1920 में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हुआ और वो विदेश में धरा उसको, और विदेश में स्पेन में बहुत ज़्यादा फैला था, तो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक उसका नाम था। तो जो सब आए तो 1920 में भारत में फैल गया। तो यहाँ तक कि महात्मा गांधी का वार्धा में जो आश्रम था वहाँ भी फैल गया, और जून महीने में काफ़ी फैला। उसका थोड़ा सा जुलाई अगस्त तक शांत ऐसा लगने लगा, लेकिन अचानक फिर लोग देखा कि साउथ इंडिया में भयानक रूप से फैल गया, क्योंकि जो यहाँ से चले गए वहाँ तो वहाँ जा कर के साउथ में फैला दिए। तो इस तरीके से इतने लोग मर गए कि जब 1921 में हमारे यहाँ जनगणना हुआ 10 साल पर, 1911 में जनगणना हुआ और 1910 साल के बाद 21 में जनगणना हुआ। तो 1921 के जनगणना में हमारा जनसंख्या जो है वो घट गया। पहली बार भारतवर्ष में जनसंख्या घटा था 1921 में।
इसलिए 1921 को कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, इसको क्या कहा जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर इसलिए कहा जाता है कि 1921 में पहली बार जनसंख्या में कमी आई भारतवर्ष में, और इस पैंडेमिक के कारण काफ़ी लोग की मृत्यु हो गई, और उस समय का मेडिकल कंडीशन अभी से भी बहुत ही ख़राब था। और ठीक उसी तरह का अभी देखिए पैंडेमिक आया है, और लोग जो है लाखों में, अभी तो हज़ार में है, और अमेरिका इस समय लाखों में मृत्यु दर पहुंचा हुआ है। तो हमारा कहना है कि जनसंख्या का शब्द जब भी हम बोलते हैं तो इसकी नीति बोलने के पहले इसका प्रिंसिपल बोलना होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन देने वाले हैं थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जो 1798 1798 में ये इन्होंने दिया। और तो मैंने जिक्र स्पेनिश इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक 1920 का इसलिए किया कि मृत्यु दर प्रभावित हो जाता है इस तरह के पैंडेमिक से। तो 1921 का जो जनगणना हुआ तो पता चला कि 1911 के जनगणना में भारतवर्ष की कुल जनसंख्या थी 252 मिलियन। 1911 के जनगणना में भारत की जनसंख्या थी 252 मिलियन, और 221 की जनगणना जब हुई तो भारत की जनसंख्या हो गई घटकर 252 से घटकर 251.2 मिलियन। तो 252 मिलियन जनसंख्या थी 1911 के जनगणना में, और 1921 का जब जनगणना हुआ तो जनसंख्या बढ़ने के बजाय 252 से बढ़ने के बजाय 252 से घटकर 251.2 मिलियन हो गया। उसी तरीके से जो जनगणना हमारे देश में हो रही है उस जनगणना में मृत्यु दर का बड़ा ही प्रभावी ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है और मृत्यु दर घट जाती है। फिर भी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में पैंडेमिक फिर दोबारा आवे। पैंडेमिक आया है तो कम से कम मृत्यु दर हो, क्योंकि माल्थस ने जो सिद्धांत दिया, माल्थस ने कहा कि देश में जनसंख्या तो बढ़ेगी ही, लेकिन वो पोप पादरी थे और उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ने से आपको डरना नहीं है, और नहीं डर करके आप कृत्रिम तरीके से बर्थ कंट्रोल कीजिए। उसके खिलाफ थे वो कहे कि जनसंख्या जो है में वृद्धि होगी, और वो वृद्धि होगी ज्यामितिक दर से, और अनाज में वृद्धि होगी अंकगणितीय दर से। अंकगणितीय दर का मतलब हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ेगी, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अर्थ हो गया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ेगा तो सीधे तेज़ी से बढ़ते हुए एकदम खड़ा हो जाएगा रेखा, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये रेखा जो है बहुत धीरे धीरे से ऊपर उठेगी। इससे क्या होगा, एक गैप हो जाएगा। अनाज जो है, अनाज का उत्पादन जो है वो और जनसंख्या का जो कर्व, दोनों के बीच में क्या संबंध है कि जनसंख्या जो है मुंह की संख्या बता रहा है, अनाज जो है मुंह में जाने का अनाज बता रहा है। तो मुंह की जनसंख्या जो है अनाज के क्वांटिटी से ज़्यादा हो गया, इसी को कहते हैं फूड प्रॉब्लम, खाद्य संकट। तो भारत में खाद्य संकट की समस्या उत्पन्न हो गई थी, और ये कहते हैं माल्थस कि जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल को लागू न करें।
माल्थस का कहना है कि जनसंख्या में वृद्धि जो होगी ज्यामितिक पद्धति से, तो इसमें एक दो तरीके का वो तरीका बताए। पहला तरीका वो बताए कि मृत्यु दर में कमी होना। मृत्यु दर में कमी कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि महामारी, पैंडेमिक का घटना, अर्थक्वेक का होना, बाढ़ का आना, प्राकृतिक आपदा का आना, बीमारियों के फैलने से मरना, ये सब मरने का तरीका हुआ कि देश में मृत्यु दर बढ़ जाएगी। मृत्यु दर बढ़ेगी तो जनसंख्या घटेगी। दूसरा ये कहते हैं कि जन्म दर में जो तेज़ी से वृद्धि हो रही है उसमें कमी लाने के लिए उसको कहा जाता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स। कहते हैं कि देर से शादी कीजिए, देर से शादी कीजिएगा तो जन्म दर घट जाएगा। हमारे यहाँ जो है एकदम जस्ट एज आया और शादी अगर हो गई या बच्चा भी हो गया तो, और अगर बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है तो 2-4 साल में 4-5 बच्चा उसका हो जाएगा। मोस्ट जो क्रिटिकल पीरियड होता है वो 18 से 25 के बीच में औरतों का होता है। उस पीरियड में अगर वो कमीशन का तैयारी करते रही, नौकरी का तैयारी करते रही, बीएड करती रही, एमएड करती रही, पढ़ाई करती रही, पीएचडी करती रही, तो 4-5 बच्चा जो दे सकती थी वो नहीं दे पाएगी। उसके बाद रेट जो है घट जाता है, फिर मैच्योरिटी भी आ जाती है। तो इसलिए कहता है कि शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रिसेप्टिव है। कहता है कि कॉन्ट्रिसेप्टिव रिवोल्यूशन हमारे देश में लाया गया और जनसंख्या को रोकने का उपाय उसे किया गया आर्टिफिशियल तरीके से। उससे बेहतर होता कि सारे लोग शिक्षित हो जाते, और सारे लोग शिक्षित हो जाते तो कहता है कि एजुकेशन इज बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव टू चेक पॉपुलेशन। और माल्थस बर्थ कंट्रोल के खिलाफ थे, तो उन्होंने कहा कि देर से शादी करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सेलिबैसी, ये सब टेक्निक है। और आत्मसंयम। अटल बिहारी वाजपेयी से एक बार प्रेस रिपोर्टर पूछा कि आप मैरिज नहीं किए तो किस तरह से आपने इसको देखा अपने जीवन में, तो वो एक ही शब्द का जवाब दे, आत्मसंयम। तो आत्मसंयम जो है उसी को फिर और थोड़ा हम लोग बोलते थे स्टैंडर्ड ब्रह्मचर्य का पालन करना, आत्मसंयम करना, आचार विचार जो है वो ठीक रखना। लेकिन ये सब जो है सब्जेक्टिव मैटर है। एक से एक ऊंचे हम लोग के इतिहास में भी है, शास्त्र में भी है कि बड़े बड़े पंडित जो हैं वो मेनका के आगे झुक गई, इस तरह का केस है। तो वो कुछ आवेग, संवेग, ये सब का असर होता है। लेकिन नॉर्मल तरीके से 1798 में माल्थस ने कहा कि जनसंख्या को रोकने का 2 तरीका है, जन्म दर में कमी करना और मृत्यु दर में वृद्धि करना। तो मृत्यु दर में वृद्धि जो है प्राकृतिक कारण है, इसलिए उसका नाम दिया नेचुरल रेमेडीज। और ये चूँकि जन्म दर जो है वो व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, तो इसको कहा कि प्रिवेंटिव चेक। तो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए प्रिवेंटिव चेक है एक विधि, और दूसरा विधि है आपको उसको कहते हैं नेचुरल चेक। तो नेचुरल चेक जो है वो मृत्यु से जुड़ा हुआ है, मृत्यु दर से। और अचानक आपदा आ गई तो उसमें भी मृत्यु होने का चांस रहता है। तो इस तरीके से हम लोग पाते हैं कि इस दोनों में सबसे अच्छा है कि आत्मसंयम का रास्ता अपनाया जाए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा को जब आना है तो आएगा ही। अब हमारे यहाँ 1920 में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया और करोड़ों लोग उससे मारे गए। और अभी आ गया है कोरोना पैंडेमिक, तो इसमें भी लोग मरना शुरू हो गए हैं और बहुत सारे लोग उसके घेरे में आ गए हैं।
तो अगर भारत के संदर्भ में देखें तो 1921 में जनसंख्या घट गई 252, 1911 में 252 मिलियन जनसंख्या था और 1921 ईस्वी में भारत की जनसंख्या घटकर 252 से घटकर 251.2 हो गया। 2001 में भारत की जनगणना से जनसंख्या हमारा 1921 पकड़िए 251.2 से बढ़कर 1027। 2001 में भारत की जनसंख्या बढ़ के हो गई 1027, 1027 मिलियन जनसंख्या का आकार हो गया। मतलब कि अगर इसको बिलियन में कहिएगा तो हो जाएगा 102.7 बिलियन। तो हजार मिलियन हो गया। मैं 251 मिलियन से बढ़ के हो गया 1000 मिलियन। जनसंख्या है, आदमी है। तो जनसंख्या का ये ज्योमेट्रिक दर से वृद्धि को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भारत का क्या था? जिस समय पेंडेमिक हुआ था 1921 में, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक का लोग काफ़ी मरे थे 1920 में, तो 1921 में नापा गया तो डेंसिटी ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर था 81, और अभी 2001 वाले जनसंख्या का आंकड़ा देख रहे हैं तो 81 बढ़ करके हो गया 324 2001 के रिपोर्ट के मुताबिक। तो इस तरीके से जनसंख्या में जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। 1921 के पेंडेमिक के समय में 11.2% जनसंख्या भारत का अर्बन पॉपुलेशन था, और अब 2001 में बढ़ के हो गया कितना? तो 27.8। 2021 में, 2011 में, 2021 में ये सब में पॉजिटिव चेंज होगा और बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो कहने का अर्थ है कि जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसको हम लोग मापते हैं। उसमें एक माप होता है क्रूड बर्थ रेट और दूसरा होता है क्रूड डेथ रेट। क्रूड बर्थ रेट का मतलब होता है कि 1000 व्यक्ति पर कितना जन्म हुआ और 1000 व्यक्ति पर कितनी मृत्यु हुई। तो इसी को कहा जाता है क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट जो था पेंडेमिक के समय 1921 में, 1921 का लीजिएगा तो बर्थ रेट था 46.2 प्रति 1000 व्यक्ति, और डेथ रेट था 36.3 प्रति 1000 व्यक्ति। प्रति 1000 व्यक्ति में 1921 में था 46.2 बर्थ रेट और डेथ रेट था 31.2। लेकिन अगर हम आंकड़ा 1996 से 98 के बीच का देख रहे हैं वाइटल रेट्स में, तो बर्थ रेट है 27 और डेथ रेट है 9 प्रति 1000 पर। ये और घटा है 2020 में देखेंगे तो ये 23 के आसपास पहुंचा होगा और ये 9 भी घट गया होगा। तो कहने का अर्थ है कि क्रूड का हमारा जो यहाँ बताने का मतलब है कि क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट में क्रूड क्यों है? बहुत सारे जो बीपीएससी, यूपीएससी और मैनेजमेंट के इंटरव्यू से लौटे हुए कुछ लड़के हमसे मिल रहे हैं जो कई बार दिए, बीपीएससी में 3 बार दिए हैं और फाइनल में पहुंच करके नहीं हो पाया। तो कुछ फिलर होता है जो टीचर की ओर से मिलता है तो आपको ज़्यादा सक्सेस का रेट हो जाता है। और आज के ज़माने में ऐसा सोच हो गया है कि टीचर जो है कि ब्लेसिंग के बिना ही काम हो जाता है। तो देखिएगा कि बहुत लड़के जो अभी स्टूडेंट हैं, अभी वो पूरा मैच्योर नहीं हुए हैं,
लेकिन वो पढ़ाना शुरू कर दिए, और इससे क्या हुआ कि उनकी मैच्योरिटी आई नहीं और उसके पहले ही वो लॉस्ट हो गए। पढ़ाने के लिए एक प्रोफेशन चाहिए जो पढ़ाने वाला है। मजबूरी में अगर आप पढ़ा रहे हैं पेट पालने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसमें आपका अपना इफिशियंसी तो नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपने इफिशियंसी को पढ़िए, नेट निकल जाए, पीएचडी कर लिए, तब आप इंस्टीट्यूट ही खोल के पढ़ाइए, कौन रोकता है आपको। बहुत सारे ऐसे मेरे विद्यार्थी हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल टीचर हुए हैं और वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी नौकरी नहीं मिल पाया। पहली बात कि नौकरी रहेगा तब मिलेगा, दूसरा है कि नौकरी मिलने का प्रोसेस इतना लंबा है कि 10 साल में एक बार लेक्चरर का वैकेंसी निकलता है, और निकलने के बाद भी आपको साल भर 2 साल केस में झूला देगा कि ये गड़बड़ी हुई गड़बड़ी। तो मेरे कहने का है कि मैच्योरिटी को प्राप्त कीजिए। मैच्योरिटी के प्राप्त करने का क्या पहचान है कि आप मैच्योर हैं? तो पहला पहचान है कि हाउ मेनी बुक्स, ओरिजिनल बुक्स यू हैव रेड। हमारे जो गुरुदेव थे डॉक्टर BN वर्मा, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, US विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में रिसर्च किए, उन्होंने कहा कि बुक जो है ओरिजिनल बुक वही मिरर है आपके सारे पढ़ाई का, उसी में देखिए कितना आप पढ़े हैं। अब बहुत सारे लड़के से हम पूछते हैं कि मार्शल की किताब पढ़े हो तो ना देखें, क्या पढ़े हो? तो डॉन बुश पढ़े हैं, तो सल्वेटर पढ़े हैं, ये पढ़े वो पढ़े हैं। हम बोले कि मार्शल की किताब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो बोला कि हाँ पढ़े हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास फर्स्ट था, इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए हैं। अब नहीं जाते हैं, इसके पहले उस समय जाना एक तरह का सर्टिफिकेट था कि हम अच्छे हैं, हालांकि कोई सर्टिफिकेट सही नहीं है। अच्छे हैं तो सदैव अच्छे रहिए। तो उससे पूछे कि मार्शल की परिभाषा मार्शल की किताब में किस पेज में लिखा हुआ है? तो जवाब वो हमको दिया कि अब उतना याद है किस पेज में दिया है, लेकिन उसके इस सवाल पूछने के पहले जो वहाँ अदर मेंबर्स थे उनको इसका उत्तर हम बता दिए थे। क्या उत्तर है? कि मार्शल की किताब के पहले पेज का पहला लाइन ही परिभाषा है। आप में से जो कोई भी विद्यार्थी इकोनॉमिक्स के होंगे और कॉलेज से संबंध होगा, लाइब्रेरी में किताब निकाल के देखिए, पहले पेज में, पहला अध्याय का पहला पेज में लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। पहले पेज का पहला लाइन है, यही परिभाषा। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ which is collected to attain the attainment of welfare for the people। तो कहता है कि किताब का पहला लाइन ही लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब कि एक आम आदमी के जीवन के बारे में हम अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में। तो इस तरीके से किन्स के किताब पढ़े हैं कि नहीं? तो बोले किन्स का किताब जो द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मनी, पहली बार जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लॉयमेंट प्लस जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट प्लस जनरल थ्योरी ऑफ मनी, तीनों जनरल आया और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको तो ये किताब पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे करके पूरा पढ़ना चाहिए। हिंदी मीडियम में है तो हिंदी भाषी पढ़िए, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश पढ़िए। तो हम उससे बोले कि गड्ढा खोदो और भरो, ये वर्ड सुने हो? कहा हाँ सुने हैं। हम कौन कहा है? तो केन्स कहा है। हम कहा केन्स ने क्या कहा है? तो कहा कि गड्ढा खोदो और भरो, रोजगार हो जाएगा। हम बोले केन्स का किताब पढ़े हो? तो बोल दिया कि हाँ पढ़े हैं। हम केन्स की किताब में लिखा हुआ गड्ढा खोदो और भरो, तो हाँ। हम कहे गलत। कमीशन के मेंबर को पहले ही वो पेज में पन्ना लगा के दिखा दिए थे, लिखा हुआ है डिगिंग होल्स इन गोल्ड माइंस। अब ये बात बढ़ते बढ़ते उलट गया, खोदो भरो, कहाँ खोदे कहाँ भरे। इसी बात को पकड़ लिया जब रोजगार योजना, केन्स का है गड्ढा खोदो भरो, तो 10 लाख कुआं खोदो, 10 लाख कुआं खोदो।
ये योजना चल गया जवाहर रोजगार योजना में। अब कुआं खोदने लगा तो इतना कुआं खोदाने लगा कि लोग डर गया। जहाँ उसके पास आता था सर्वे करने के लिए, कुआं है, अरे हमारे पास है कुआं, यहाँ भी है वहाँ भी, नहीं हमको तो हर हालत में इतना कुआं खोदना है, 10 लाख कुआं खोदना है, हमारा कोटा इतना है। जगह जगह पर कुआं खोद दिया। कुआं जो खोदा उसके ऊपर में जो घुमा के बनता है बाउंड्री वाल, जो कोई गिरे नहीं, वैसा कोई बनाया नहीं, खाली खोद के छोड़ दिया। अब सोचिए कि इतना कुआं खोद दिया कि वो किसान के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया। और उसके बाद कहता था कि जिसके दरवाजे पर जाता तो कहता है हम नहीं खोदवाएंगे। तो गड्ढा खोदो अब भरो, ये बात दिमाग में था। वहाँ वो कहा कि गोल्ड माइंस में खोदो। गोल्ड माइंस में खोदने से किसी को आपत्ति नहीं होगी, वो तो गोल्ड माइंस के भीतर में खोद रहा है, ऐसे रोजगार मिलेगा। तब जाकर के ही गड्ढा खोदो और भरो वाला योजना समाप्त किया गया, जवाहर रोजगार योजना को अंत किया गया। एक बार एक गांव में बारात गई, अब पटना से बारात गई तो लड़का यहाँ अपने को स्मार्ट समझता है, तो कहा कि चलो बारात सब लड़का। और जो लड़का बारात ले गया हुआ था वो कम्पीट किए हुआ था कमीशन से, सबको लिफ्ट दिया, ले गया और उसमें सब चौर में निकल गया घूमने के लिए। जहाँ घूमने के लिए गया तो गया 10 को, लौट के आया तो 9 को। यहाँ आया तो देखा वो कहाँ है, वो कहीं चला गया क्या। सुबह हमें लोग खोजने निकला तो देखा कि ये कुआं में वो गिरा हुआ है। संजोग बनाइए कि कुआं का जो गहराई था वो लिखा मान लीजिए कि 100 फीट खोदे हैं, लेकिन खोदा होगा कम, तो उसमें वो खड़ा था और पानी उसे कमर तक ही था, तो बच गया जान उसका। तो कितना खोदा और उसकी नपाई कब किया जा रहा है। बरसात के समय नपाई करेगा तो सबका गड्ढा पूरा हुआ मिलेगा। तो बहुत सारा उसमें लूप होल्स था जिसे कि उस नीति को त्याग दिया और जवाहर रोजगार योजना को ही खत्म कर दिया गया। इंदिरा गांधी के ज़माने में जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना ये चलाया गया था, NREP चलाया गया था। तो मेरे कहने का मतलब है कि बर्थ रेट और डेथ रेट में क्रूड क्यों लगा हुआ रहता है। क्रूड का मतलब हो गया कि इसमें सेक्स नहीं है, 1000 आदमी है कि औरत है ये नहीं है, देयर इज नो सेक्स और देयर इज नो एज कि 1000 आदमी जो किस एज का है। तो अभी का मॉडर्न जो डेमोग्राफर है वो कहता है क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट जो है वो इररिलेवेंट है, इससे कोई पॉलिसी मैटर आप नहीं बना सकते हैं। अरे 1000 पर 27 गो बर्थ हो रहा है और 9 गो मान लीजिए डेथ हो रहा है। 1998 का आंकड़ा जो देख रहे हैं कि 27 पर 9 है। 1000 पर 27 बर्थ रेट दिखा रहा है 1998 में और डेथ रेट दिखा रहा है 9। तो 1000 जो व्यक्ति है, पर्सन है, वो 1000 व्यक्ति या पर्सन क्या है, मर्द है कि औरत, ये नहीं है। उसका उम्र क्या है, 21 है कि 31 है, 41 है। मतलब कि ये जो डेटा है क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, ये डेटा जो है वो क्लियर नहीं है। इसमें ना एज ओरिएंटेड है, ना एज मेंशन्ड है, ना सेक्स मेंशन है, इसलिए इसको क्रूड कहा जाए। क्रूड मतलब कच्चा, न कहता क्रूड ऑयल का, तो क्रूड मतलब कच्चा कि ये फिनिश्ड नहीं है, क्रूड है डेटा। 1000 पर्सन पर 27 जन्म है और 9 मृत्यु है। ये दर जो है ये पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए बहुत कारगर नहीं है। इसलिए वर्तमान समय में अब क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट का महत्व घट गया है। डेमोग्राफर्स जितने भी हैं, पॉपुलेशन पॉलिसी करने वाले जितने भी हैं, उन लोगों ने अब कहा है TFR लीजिए। TFR क्या है? TFR का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। एक औरत अपने जीवन काल में 18 बरस से 39 बरस तक उनका बच्चे देने का पीरियड रहता है। इस पीरियड में कितने बच्चे को जन्म दिया, यही कहलाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर एक औरत अपने पूरे जन्म काल में 4 बच्चे को जन्म दिया
तो फर्टिलिटी रेट उस औरत का हो जाएगा 4। इसी तरह से पूरे गांव में सब औरत का फर्टिलिटी रेट निकालेगा और उसका एवरेज निकाल करके आपको बताएगा कि 4 है या 4.25 है या 4.25 है। भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट उत्तर प्रदेश में 4.24 से ऊपर ही है। अब कहता है कि अच्छा रेट क्या होगा, तो कहा कि फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेट FRR, पहला जो हम आपको बताए इसका नाम बताए TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR का मतलब क्या हो गया, टोटल फर्टिलिटी रेट। एक महिला के पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दिया। अगर 4 बच्चे को जन्म दिया तो टोटल फर्टिलिटी रेट 4 हो जाएगा। 2 बच्चे को जन्म दिया तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर पूरे जीवन काल में 5 बच्चे को जन्म दिया गांव में तो वो कहलाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट। और पूरे देश का निकाला जाएगा तो उसी का एवरेज निकाला जाता है। एवरेज निकालने पर थोड़ा घट जाता है, लेकिन किसी ज़िला में बहुत ज़्यादा हाई फर्टिलिटी रेट है तो परिलक्षित होने लगता है जब हम स्टेट वाइज निकालते हैं। उस उत्तर प्रदेश सबसे ऊंचा है, बिहार भी ऊंचा है, लेकिन हमसे ऊपर। तो जहाँ जहाँ इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, तो वहाँ जो है आपको जनसंख्या बढ़ जाता है। अब ये बात आप कहिएगा वाह गरीब होगा तो जनसंख्या बढ़ जाएगा, तो ये बात एडम स्मिथ भी कह गए। एडम स्मिथ ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था आयरन लॉ ऑफ वेजेज, मजदूरी का लॉ सिद्धांत। कहा कि लॉ सिद्धांत क्या है, कहा कि क्लासिकल अर्थशास्त्री का कहना था एडम स्मिथ का कि बाजार में मजदूरी दर जो है वो वास्तविक मजदूरी दर और मजदूरी दर, तो मजदूरी दर हुआ कि कितना रुपया उसको मिलता है, ये मजदूरी दर हुआ। वास्तविक मजदूरी दर क्या हुआ कि उस रुपया जितना उसको मिलता है उसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, प्राइस से, तो हो जाएगा रियल वास्तविक मजदूरी दर। की प्राइस क्या है, प्राइस हाई है तो कितना भी आपको मिल रहा है तो खाने के लिए कम ही पड़ जाएगा। उसके बाद कहता है कि एक होता है मजदूरी दर जिसको कहते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट वेज रेट। तो मार्केट वेज रेट के बारे में एडम स्मिथ कहते हैं कि चूंकि जनसंख्या का कोई नियंत्रण नहीं है, जनसंख्या स्वतः बढ़ती है घटती है, जो भी कारण बतलाया माल्थस उससे, जनसंख्या के परिवर्तन से सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ता है। एडम स्मिथ कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर कोई हस्तक्षेप न हो तो बाजार का जो मजदूरी दर होगा वह जीवन निर्वाह मजदूरी दर के बराबर होगा। जीवन निर्वाह मजदूरी दर क्या है कि उस मजदूरी दर पर वो आदमी नॉर्मल जीवन जी सकेगा और बच्चा अपना नॉर्मल पैदा करता रहेगा और सप्लाई ऑफ लेबर होता रहेगा। लेकिन अगर मजदूरी दर जीवन निर्वाह मजदूरी दर से वास्तव में जो मजदूरी दर बाजार में मिल रहा है, मार्केट मजदूरी दर जीवन निर्वाह मजदूरी दर से अगर ऊंचा हो गया तो एडम स्मिथ कहते हैं कि इसमें घबराना नहीं है, ये अपने आप नीचे आ जाएगा। कोई कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है, कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं है, कोई लेजिस्लेशन बनाने की जरूरत नहीं। कहा कैसे, कहा कि जैसे बाजार की मजदूरी दर जीवन निर्वाह मजदूरी दर से ऊंचा हो गया तो मजदूरों के घर में खुशहाली आ जाएगी। और एडम स्मिथ कहते हैं कि जैसे खुशहाली आवेगी तो पति पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और कुछ दिनों के बाद क्या आवाज़ होने लगेगा और चौथा बच्चा आ जाएगा। उनका थ्योरी था कि हैप्पीनेस जो है होगा क्योंकि मजदूरी जो बाजार मजदूरी दर जो है जीवन निर्वाह मजदूरी दर से ऊंचा है तो खूब खाएगा पिएगा और तब बच्चा जो है वो बढ़ जाएगा।
जैसे बच्चा बढ़ जाएगा तो सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा तो मजदूरी दर ऊपर से घट जाएगा नीचे, और बाजार का मजदूरी दर फिर उतना ही हो जाएगा जितना जीवन निर्वाह के लिए। इसलिए कोई नियम बनाने का जरूरत नहीं है, लेसेस फेयर छोड़ दीजिए उसको। उसको ऊंचा मजदूरी दर अगर देने लगा उद्यमी, जीवन निर्वाह स्तर से ऊंचा देने लगा पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में,